नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, कपड़ा तो कपड़ा होता है, उससे पगड़ी भी बन सकती है और किसी दूसरे के जूते साफ करने का झाड़न भी। कलम तो कलम होती है, उससे किसी की चरण वंदना भी लिखी जा सकती है और क्रांति और सच की बात करते हुए खुद अपनी मौत का फरमान भी। और ये फरमान लिख लेने के बाद खुद अपनी नींव तोड़ देने के बाद भी अट्टहास करने का साहस सिर्फ वही कलम कर सकती है जिसने वाकई जब लिखा हो सच ही लिखा हो, किसी की चरण वंदना कभी ना लिखी हो। ये बात करने की वजह यह है कि हमें याद पड़ा कि 30 जून को कवि बाबा नागार्जुन की जन्मतिथि होती है। प्रगतिशील विचारधारा के कवि बाबा नागार्जुन को देश कभी नहीं भूल सकता। अब इससे पहले कि हम बाबा नागार्जुन पर कोई भी बात करें, आपसे कुछ बातें कहनी बेहद ज़रूरी लगी। हम इस बात से बिल्कुल भी नावाकिफ नहीं हैं कि अभी लगभग साल भर पहले ही सोशल मीडिया पर बाबा नागार्जुन को लेकर आरोपों प्रत्यारोपों का एक के बाद एक काफ़ी लंबा सिलसिला चला था। उसमें कि मी टू जैसे मूवमेंट की झलक थी। स्वयं एक महिला होने के नाते मैं इस सच से भी नावाकिफ नहीं हूं कि मीटू जैसे आंदोलनों की जड़ में जो घटनाएं होती हैं उसमें वाकई हकीकत क्या होती है, सच क्या होता है, ये सिर्फ वह कृत्य करने वाला जानता है और सहने वाला जानता है। इस केस में हालांकि अपना पक्ष रखने के लिए बाबा नागार्जुन तो जिंदा थे नहीं, फिर भी मामले की गंभीरता समझते हुए पूरी जिम्मेदारी से हम इन आरोपों का ना तो समर्थन करते हैं ना ही खंडन। अब पॉइंट ये आता है कि जब किसी मामले में इतनी दुविधा हो तो उसके बारे में बात ही क्यों की जाए। क्यों मामले को या तो छोड़ देना चाहिए या फिर अनदेखा कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच बताइएगा, क्या किसी भी उलझे हुए मामले को अनदेखा करके आगे बढ़ जाना ही ठीक होता है? फिर इस तरह तो कभी किसी सवाल का जवाब मिल ही नहीं पाएगा, किसी उलझे मसले के तार कभी सुलझ ही नहीं पाएंगे और हमारी कोशिश रहती है हर उलझे सवाल का सही जवाब तलाश करने की और इसकी कोशिश लगातार करते रहने की। जब इस विषय पर हमने सोचा कि आज इस कार्यक्रम में हमें बाबा नागार्जुन के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमें बस यही समझ आया कि एक व्यक्ति के तौर पर अपने नितांत व्यक्तिगत जीवन में बाबा नागार्जुन ऊंचे कद के भी हो सकते हैं और बहुत हल्के भी, जिस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन जिस साहित्य के आधार पर आज बाबा नागार्जुन को हम याद कर रहे हैं, उसके कद की ऊंचाई पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। किसी के गलत के आधार पर उसके समस्त सही का निष्पक्ष निर्णय नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि जब हमने बाबा नागार्जुन के विषय में अपने आप को द्वंद्व में पाया तो बतौर साहित्यकार बाबा नागार्जुन का पलड़ा बहुत बहुत भारी पड़ा। बाबा नागार्जुन ने साहित्य के ऊंचे कद को गरिमा का जामा भी बहुत ऊंचे दर्जे का पहनाया था। वे पहले ऐसे कवि थे जिसने सत्ता से सीधे तरीके से टेढ़े सवाल पूछने का न सिर्फ साहस किया बल्कि एवज में बार बार जेल की सजा पाकर उसकी कीमत भी चुकाते रहे। जिसने सत्ता को चुनौती देने वाली सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि जिसके भी बारे में वे कविताएं होती थीं, उसके लिए बाबा नागार्जुन को प्रतीकों या बिंबों का सहारा नहीं लेना पड़ता था। यानी कि अलाने साहब या फलाने साहब कहने की परंपरा बाबा नागार्जुन के साहित्य में नहीं दिखती है। वे जिसके भी खिलाफ लिखते सीधे उसके नाम से लिखते, चाहे मतभेद या शिकायत पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो, इंदिरा गांधी से हो, लाल बहादुर शास्त्री से हो, बाल ठाकरे से हो या फिर मायावती से ही क्यों ना रही हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि बाबा नागार्जुन अगर आज भी जिंदा होते तो उनकी कलम के निशाने पर कौन कौन होता और कितनी तलखी से होता, इसका तो अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। हम अगर इतना तय है कि इस बार ऐसा लिखने की एवज में बतौर सज़ा उनकी जेल यात्रा थोड़े बहुत समय की तो नहीं ही होती बल्कि शायद वे जिंदगी भर खुला आसमान देखने तक को तरसा दिए जाते। अब यहाँ एक बार फिर से हमें ये बात कहने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें तो अक्सर एक ख़ास विचारधारा के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना ही हमारा फ़र्ज़ भी है और काम भी। फिर सवाल तो हम सभी से कल भी पूछते थे, आज भी पूछते हैं और कल भी पूछते रहेंगे, तो इसमें गलत क्या है, अपराध क्या है?
दरअसल हमारे सवाल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, बल्कि ये सवाल उनसे होते हैं जो उन जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं जिनके सभी कामों की सार्वजनिक जवाबदेही बनती है। हमारे सवाल तब भी थे जब इन पदों पर कोई और होता था, और ये सवाल तब भी होंगे जब इन पदों पर कोई और होगा। आज आप हैं तो इन सवालों के निशाने पर जाहिर है कि आप ही होंगे, फिर शिकायत कैसी। बहरहाल आते हैं बाबा नागार्जुन के साहित्य पर। तो 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी में जन्मे वैद्यनाथ मिश्र का बाबा नागार्जुन बनने तक का सफर कम दिलचस्प नहीं था। बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत के बहुत गहरे कवि थे। उनकी कविताओं में वो काट होती थी जो सत्ता को कल भी तिलमिला देती थी और आज भी आग के लपटों से लपकती है। वे कई भाषाओं के जानकार थे और मूल लेखन के अलावा संस्कृत, मैथिली और बांग्ला जैसी अनेक भाषाओं की रचनाओं के अनुवाद भी करते थे। शुरुआती दौर में उन्होंने यात्री के उपनाम से भी रचना कर्म किया, जो कि उनके नाम वैद्यनाथ मिश्र का ही एक अंग बन गया था। बाद में वे कई पड़ावों से गुजरते हुए बाबा नागार्जुन के संबोधन तक पहुंचे। उसका अपना एक अलग इतिहास है। कभी किसान आंदोलन तक से जुड़े रहे बाबा नागार्जुन के लिए सत्ता एक बड़े मोहभंग का कारण बनी रही, जहां पर समस्याओं पर सेमिनार होते हैं, समाधान नहीं। उनके लिखे लगभग 14 कविता संग्रहों, 2 प्रबंध काव्यों, 11 उपन्यासों, 1 संस्मरण, 1 कहानी संग्रह, 2 आलेख संग्रहों, 4 बाल साहित्य सहित जो सैकड़ों रचनाएं थीं, उनमें जो स्वर सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचे, सबसे तीखे होते थे, वे थे सत्ता के निरंकुश होने के, भूख के, गरीबी के, अकाल के, लाचारी के, हालात के बद से बदतर होते चले जाने के, व्यक्तिगत कुंठा के, आक्रोश के और सच्चाई के। अब जाहिर है कि सच्चाई से कड़वे सवाल पूछने की सजाएं भी इतनी होती हैं कि उनके चलते सवाल पूछने वाला इस हालत तक में पहुंच जाता है कि वो अपनी दमे जैसी बीमारी तक का इलाज न करा पाए और आखिरकार दम तोड़ दे। बाबा नागार्जुन से लेकर अब तक समय भले ही बदल गया हो, स्थितियां नहीं बदली हैं। यही वजह है कि बतौर साहित्यकार बाबा नागार्जुन का योगदान कालजयी है। उनको याद करते हुए चलते चलते हम उन्हीं की एक कविता के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है सच ना बोलना। सच ना बोलना। मलाबार के खेतीहरों को अन्न चाहिए खाने को, दंड पानी को लठ चाहिए बिगड़ी बात बनाने को। जंगल में जाकर देखा नहीं एक भी बांस दिखा, सभी कट गए सुना देश को पुलिस रही है सबक सिखा। जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। बंद सेल बेगूसराय में नौजवान 2 भले मरे, जगह नहीं है जेलों में, यमराज तुम्हारी मदद करें। ख्याल करो मत जनसाधारण की, रोजी का रोटी का फाड़ फाड़ कर गला नकब से मना कर रहा अमरीका। बापू की प्रतिमा के आगे शंख और घड़ियाल बजे, भुखमरों के कंकालों पर रंग बिरंगी साज सजे। जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी हैं। सब घुस आए, भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर। एक बार जो फिसले अगला फिसल रहे हैं फिर। छुट्टा घूमे डाकू गुंडे, छुट्टा घूमे हत्यारे। देखो हंटर भांज रहे हैं जस के तस जालिम सारे। जो कोई इनके खिलाफ उंगली उठाएगा बोलेगा, काल कोठरी में ही जाकर फिर वो सत्तू घोलेगा। माताओं पर बहनों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, बच्चे बूढ़े बाप तक न छूटते सताए जाते हैं। मारपीट है, लूटपाट है, तहस नहस बर्बादी है, जोर जुल्म है, जेल सेल है, वाह वाह खूब आज़ादी है। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। नेहरू चाहे जिन्ना उसको माफ करेंगे कभी नहीं, जेलों में ही जगह मिलेगी जाएगा वो जहां कहीं। सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुंचो मेवा मिश्री पाओगे।
कि माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, हम भुक्कों से क्या होगा चरण गहोशी मानों का, हम भुक्कों से क्या होगा चरण गहोशी मानों का। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।